यूनिवर्सिटी, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी में भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। एक तो पेपर टेक्निक फॉलो करें जो आप लोगों को मैंने गाइड किया हुआ है कि आप लोगों ने एमए इंग्लिश लिटरेचर में जो है हेडिंग्स तो बिल्कुल नहीं देनी, हेडिंग्स आर नॉट अलाउड एट मास्टर्स लेवल। फिर दूसरी चीज, जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सीधा सीधा लिख रहे हैं, ये मैं आपको एक चीज एक टेस्ट दिखाती हूँ अभी ना, पता नहीं किसका है, आई डोंट नो, लेकिन बहरहाल अच्छा, अगर तो ये बिल्कुल ये देखे ना, ये सीधा 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 जा रहा है, अगर तो इस तरह की बेटा आपने राइटिंग कर दी है, बहरहाल ये बीच में जाके ये आ गई है, कोट्स आ गए हैं, अगर तो बेटा ये ऐसे करके लिख दिया ना आपने, ये सीधा 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 सीधा, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। यानी कि बीच में कोई कोट नहीं है, पैराग्राफ की थीम समझ नहीं आ रही, इट मीन्स कि आपकी गड़बड़ हो गई, ठीक है। आपको मैं किसी दिन इकरा उस्मान का टेस्ट शेयर करूंगी, जब मैंने उसके ग्रैंड टेस्ट लिए थे, हालांकि बिल्कुल 2 छोटे बच्चों के साथ उसने कंबाइंड फैमिली में रह के टेस्ट दिए थे। आप उसका देखिएगा, एक पैराग्राफ है ना, उसकी एक थीम हुआ करती थी, और उसका पेपर चेक करना सबसे आसान काम होता है। तो सेम इज द केस, एक तो बेटा आपका जो टेस्ट चेक करना है ना, फॉर एग्जांपल मैं भी, इतने सारे टेस्ट होते हैं, तो उसमें जो सबसे अच्छे मार्क्स उस स्टूडेंट के आ जाते हैं जिसका टेस्ट चेक करना आसान होता है, उसकी मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना है, बहुत मुश्किल वोकेबलरी वर्ड्स आपने यूज नहीं करने, ठीक है। अच्छा, फाइनली एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का, जो लास्ट क्वेश्चन होता है नॉवल के पेपर में, वो होता है राइट नोट ऑन द फॉलोइंग, और राइट नोट ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग लिखा हुआ होता है वहां पे। वो होता है 12.5 नंबर के, 12.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं मिलके, वो 25 मार्क्स के बनते हैं। अच्छा, वो 12.5 मार्क्स में से जो है ना, स्टूडेंट्स के आ जाते हैं 8 एंड 9 मार्क्स। अगर आपके दोनों में भी 8 मतलब एवरेज मार्क्स उसमें 8 आ जाते हैं, ठीक है। अगर 2 क्वेश्चंस में 12.5 में, एक में आपके 8 आ गए और एक में 9, तो ये तो पूरे 15 मार्क्स आ गए आपके। तो बेटा वो जो आखिरी क्वेश्चन होता है वो मार्क्स गेनिंग होते हैं। अच्छा, अब रही बात प्राइड एंड प्रेजुडिस की, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड ऑफ प्रेजुडिस इन नॉवल पेपर। 2 क्वेश्चंस को आपके सब्जेक्टिव आ गए, ठीक है, 25 मार्क्स की, यानी कि 50 मार्क्स का पेपर आपका ये हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन हो गया जो 12.5 मार्क्स का हो गया। इट मीन्स कि आपका 62.5 मार्क्स का पेपर प्राइड एंड प्रेजुडिस में से वो बनता है, बाकी पेपर जो है बाकी नॉवेल्स में से बनता है। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस बेटा ये थोड़ा सा डिटेल्ड है, मैं स्टूडेंट्स को टोटल 3 नॉवेल्स करवाती हूँ जब मेरे पास एट द एंड स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि मैं उनको बहुत जल्दी जल्दी सारा कुछ क्रैम करा रही होती हूँ, क्रैमिंग भी हो रही होती है, टेस्ट भी हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें उनको साथ लेके चलना होता है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा रहता है। अगर बेटा आप लोगों ने 3 नॉवेल्स अच्छे तरीके से कर लिए, अच्छे तरीके से कर लिए, यकीन जानिए 60 से 67 78 मार्क्स तक स्टूडेंट्स के आए हुए हैं। मेरी एक स्टूडेंट्स ने ड्रामा में 75 मार्क्स लिए थे, और उसके सारे जो पेपर्स थे उसमें इसी तरह मार्क्स थे, 75 69 65, मतलब इस तरीके से मार्क्स। पंजाब यूनिवर्सिटी में उनका एक रिकॉर्ड है कि इतने मार्क्स नहीं आते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेटा हमारी स्टूडेंट्स ने किया है। मैं ये नहीं कह रही मेरी वजह से किया है, सिर्फ उनको थोड़ी सी टेक्निक्स बताई थी। आप सारे माशाल्लाह बहुत इंटेलिजेंट हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन क्या है, थोड़ी सी बेटा टेक्निक्स को अगर आप फॉलो कर ले, तो हम कम वक्त में ज्यादा जो एक होता है ना उसको, जैसे मैं कहती हूँ, जब तक आप बेटा फोकस्ड होके नहीं पढ़ेंगे ना, आप उस चीज का जो एसेंस है ना वो फील नहीं कर सकते। और लिटरेचर का जो पेपर है ना, स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहती हूँ बेटा रात को जल्दी सो जाए, 9 बजे सो जाए, सुबह क्योंकि पेपर देना, और उसमें हमने सेल्फ राइट करना है। सेल्फ राइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रात 9 बजे 10 बजे सो जाएं, फिर बेशक तहज्जुद के टाइम उठ जाइएगा। लेकिन स्टूडेंट से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि बेटा ये मैथ्स का पेपर नहीं है ओवरनाइट जागा प्रैक्टिस की और सुबह जाके पेपर दिया है, क्योंकि प्रैक्टिस की है ना, इसकी प्रैक्टिस नहीं है, इसमें सेल्फ राइटिंग है। सेल्फ राइटिंग के लिए आउटलाइंस चाहिए होती है, ठीक है। और आउटलाइन बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से बनाते हैं। ये सारी चीजें जो हमारा लास्ट मंथ होगा ना, उसमें मैं आप सारे स्टूडेंट्स को, जो मेरे टेस्ट सेशन के हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, नवंबर में एग्जाम्स है ना आपका, वो जो लास्ट मंथ होगा ना, जो आपका अक्टूबर का होगा बेटा, उसमें मैंने आप सारों को जो है ना फ्री कर देना, उसमें हमारे टेस्ट सेशंस के ऊपर फोकस चल रहा होगा। उसमें मैं दोबारा से ये सारी टेक्निक्स जो है उनको वन गो में सारा बताऊंगी कि ड्रामा, पोइट्री, नॉवल, ईच एंड एवरी पेपर, 5 पेपर, इनको आपने किस तरीके से करना है।
क्योंकि बेटा बात फिर वही आ जाती है ना कि मार्क्स लेने और अच्छे मार्क्स से पास होना है, और इंशाल्लाह यू विल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप करके दिखाएंगे। ठीक है, अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास। देखिए सितंबर हमारे पास पूरा महीना पड़ा हुआ है, अगस्त का हमारे पास पूरा महीना पड़ा हुआ है, अक्टूबर, 3 महीने बहुत होते हैं तैयारी करने के लिए। ठीक है, तो बस बेटा ये 3 महीने लगा दें नवंबर से पहले पहले तक पार्ट 1 के, तो यकीन जानिए यू कैन स्कोर मैनी मैनी, मतलब बहुत हाई स्कोर कर जाएंगे आप। अब हम आयरनी पे चलते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ आयरनी। अच्छा, आयरनी कहते हैं कि जो चीज नजर आ रही हो उसके बरक्स हो जाना। कैरेक्टर में अगर आयरनी है तो हम ये कहेंगे, जैसे चौसर के कैरेक्टर्स थे, तो चौसर में हमने ये देखा कि वो एक्लिजियास्टिकल कैरेक्टर थे, लेकिन वो वर्ल्डली परस्यूट्स के अंदर पड़े हुए थे। एक एक्लिजियास्टिकल या रिलीजियस कैरेक्टर जो होता है, जो चर्च की बात कर रही हूँ मैं, उसमें रहबानियत होती है ना, कि जो इंसान चर्च से रिलेटेड है वो शादी भी नहीं करेगा, वो बाहर की दुनिया को भी नहीं देखेगा। तो चर्च के जो रिलेटेड मॉन्क्स थे या वो प्रीस्ट थे या जो भी थे, वो क्या थे, वो सारे दुनिया में लगे हुए थे। नन जो थी वहां की, वो मतलब जो स्टेटली कोर्टली जो मैनर्स थे उनको फॉलो करती थी, हालांकि दे शुड फॉलो द बाइबल एंड द बाइबल टीचिंग्स एंड सो ऑन, बट दे आर नॉट डूइंग सो, तो दैट इज देयर आयरनी इन द कैरेक्टर। और इसी तरीके से एक ड्रामेटिक आयरनी होती है। ड्रामेटिक आयरनी ये होती है, हम ड्रामा के स्टार्ट में कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, एंड पे कुछ और हो जाता है। जैसे जस्ट लाइक इडिपस रेक्स के अंदर हमने देखा कि स्टार्टिंग में हम देखते हैं इडिपस ना एक किलर होता है, कोई मर्डरर होता है किंग लॉयस का, उसको ढूंढ रहा होता है। तो एंड पे क्या जाके पता चलता है कि मर्डरर जो है वो जो है इडिपस रेक्स को होता है। बाकी बेटा आपको इडिपस रेक्स मैंने बहुत डिटेल्ड पढ़ाया उसके अंदर मैंने, क्योंकि इडिपस रेक्स में बहुत ज्यादा आयरनी है कि वो किस तरीके से वो कर्स करता है, तो वो एक्चुअली उसको नहीं पता होता मर्डरर वो खुद है, और मर्डरर को वो कर्स कर रहा होता है, वो सारी कर्सेस उसको खुद, यानी कि बददुआएं उसको खुद लग जाती हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दैट इज द सिचुएशनल, सॉरी ड्रामेटिक आयरनी। ठीक है, कि आप एक्सपेक्ट कुछ कर रहे होते हो कुछ जाता है। सिचुएशनल आयरनी ये होती है अचानक से सिचुएशन चेंज हो जाती है। इडिपस रेक्स जो है वो शुरू में जो है हमने देखा कि वो किंग था, लेकिन एट द एंड ही वाज वर्स देन अ बेगर, तो दैट इज द सिचुएशनल आयरनी, यानी कि उसकी कंडीशन ही चेंज हो गई। ठीक है, तो दैट दीज आर द थिंग, दैट इज द आयरनी। अच्छा, अगर हम प्राइड एंड प्रेजुडाइज की बात करें, तो प्राइड एंड प्रेजुडाइज में हम देखते हैं कि आयरनी क्या है। आयरनी ये है कि स्टार्टिंग से ही एलिजाबेथ और डार्सी जो है वो एक दूसरे के बारे में कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उन दोनों का गुमान जो होता है वो डिफरेंट होता है एक दूसरे के बारे में, और गलत गुमान होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द प्ले हम ये देखते हैं, एट द एंड ऑफ द नॉवल हम ये देखते हैं कि सब सिचुएशन चेंज हो जाती है और फाइनली उन दोनों का पैचअप हो जाता है, और वो दोनों जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, फाइनली उनकी शादी हो जाती है। तो ये सारी चीजें हमने उसके अंदर देखी। बाकी हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी जिसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स थे, उनके हालात थे, उसके अंदर हमने आयरनी देखी। अब यहाँ पे देखें, प्राइड एंड प्रेजुडिस इज साइमल्टेनियसली हाई कॉमेडी, डिवास्टेटिंग सटायर एंड कंपैशनेटिव पैनोरामा। वो कहता है यहाँ पे कि प्राइड एंड प्रेजुडिस जो है वो साइमल्टेनियसली हाई हाई कॉमेडी है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आयरनी जब भी ये वर्ड आता है ना, नॉट ओनली ये सीरियस टर्म्स में आता है, बल्कि जब भी कॉमेडी या कॉमेडी ऑफ मैनर्स या इस तरह से भी कोई बात होती है तो तब भी आयरनी का नाम आता है। बाज औकात आयरनी जो है ह्यूमरस वे में डिफाइन हुई होती है। तो यहाँ पे जो प्राइड एंड प्रेजुडिस है, एक्चुअली ये एक तरह से स्लाइटली कॉमेडी ऑफ मैनर्स है कि किस तरीके से उसको शो किया गया, फिर डिवेस्टेटिंग सटायर है और फिर कंपैशनेट पैनोरामा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि हाई कॉमेडी है, देन डिवेस्टेटिंग सटायर एंड देन कंपैशनेट पैनोरामा, तो इसमें क्या होता है कि हम प्राइड एंड प्रेजुडिस को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद वो हाई कॉमेडी कैसे है, पहले आप हाई कॉमेडी को डिफाइन कर लें। ठीक है, हाई कॉमेडी कैसे है कि उसके अंदर जो है हमने डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे, यानी कि जो स्पेशली कॉमिक कैरेक्टर्स में क्या क्या था। लिडिया विकम के साथ भाग जाती है, मिसेस बेनेट जो है वो अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, सेम एज द केस विद द बिंगली फैमिली, बिंगली की जो बहन होती है वो अजीब तरीके से रिएक्ट करती है, एंड देन डार्सी की जो आंटी होती है
वो भी अजीब तरीके से, लेडी कैथरीन जो है वो डिबॉज, वो भी अजीब तरीके से जो है बिहेव करती है। तो दैट इज बेसिकली द, उसके अंदर स्लाइट कॉमेडी जो है वो दिखाई गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज उसने पूछी है कि वो सटायर है, तंज है। तंज किस चीज के ऊपर है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है, ठीक है। तंज किस चीज के ऊपर है कि ये जो सोफिस्टिकेटेड क्लास जो है सिर्फ उसका जो है ये लेबल नहीं है कि सिर्फ उन्होंने सोफिस्टिकेटेड जो है अपने आप को शो करना है, बल्कि इसके अंदर ये दिखाया गया है कि इंसान जो है वो डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट बिहेव करता है, और जो चाहे कोई इंसान अमीर हो या गरीब हो, इंसान की फितरत वही की वही है। यानी कि इंसान जो है, और सबसे बड़ा सटायर क्या था, स्टेटस के ऊपर उन्होंने सटायर किया, ये जो एलीट क्लास है उसके ऊपर सटायर किया। फिर हम थीम ऑफ मैरिज के ऊपर सटायर था कि मैरिजेस कैसी होती हैं। इसी तरीके से फिर हमने देखा कि पेरेंट्स जिस तरीके से अपने बच्चों को ब्रॉट अप करते हैं, जिसमें स्पेशली बैनेट जो है, बैनेट की फैमिली में अगर मिस्टर बैनेट को देखें तो उसने किस तरीके से अपनी बेटियों को ब्रॉट अप किया, वो किस तरीके से इंटरफेयर करता था या नहीं करता था, या उन्होंने किस तरीके से अपनी बेटियों को ग्रूम किया। ये सारी चीजें हमने देखा कि मिस्टर एंड मिसेस बैनेट जो है वो लैक करते हैं बीइंग पेरेंट्स। वो बुकिश इंसान तो है लेकिन वो अच्छा बाप नहीं है, उसके अंदर हमने ये देखा। फिर सटायर जो है एक और चीज पे भी थी कि हम लोग अपीयरेंसेस के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विक्रम जो है वो एक मिलिट्री पर्सनल था, और सबको ये लगता था कि भाई ये बहुत ही कोई अच्छा इंसान होगा, बट उसके मिलिट्री यूनिफॉर्म के पीछे देयर वाज सम हिडन इवल, और ही वाज द इवल जीनियस इन दैट होल नॉवल। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। थीम्स ऑफ मैरिज आ जाती है, थीम ऑफ अपेयरेंसेस आ जाती है, थीम ऑफ डिसेप्शन आ जाती है। फिर सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ा जो सटायर था इंसान के अपने प्राइड के ऊपर होता है, कि इंसान जो है अपने आप को जो है वो सेल्फ राइटियस समझता है, ठीक है। उसके अंदर एक आदत हो जाती है सेल्फ राइटियस और अपने आप को डिफेंस, सेल्फ डिफेंसिव पार्ट, ठीक है। सेल्फ डिफेंस जो है बेटा ये हर इंसान के अंदर होता है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना गुनाह छुपाने के लिए लोगों पे इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, दैट इज द सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस इंसान जो है उस वक्त होता है जब उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा नाज होता है। सेम इज द केस हमारा ये जो प्राइड होता है, दैट लीड्स टूवर्ड्स द दैट, मतलब वो इस तरह से हो जाता है कि हमारे जहन पे एक क्लाउड कर जाती है हर चीज, फिर हमें अगले बंदे की सही भी सही नहीं लग रही होती। तो देयर आर मेनी मेनी थिंग, दैट इज द सटायर। और उसके बाद है कंपैशनेट पैनोरामा। कंपैशनेट पैनोरामा, कंपैशनेट किसे कहते हैं? रहम दिली को, ठीक है। इसके अंदर हम रिलेशनशिप्स की बात कर सकते हैं कंपैशनेट पैनोरामा को, कि किस तरीके से इस ड्रामा के अंदर, इस सॉरी नॉवल के अंदर, इस पूरी स्टोरी के अंदर किस तरीके से रिलेशंस को निभाया गया। तो इट मीन्स कि इस क्वेश्चन के बेटा आप 3 सेक्शंस करेंगे। 3 सेक्शंस करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो आखिरी आपकी होती है ना, सेकेंड लास्ट लीव होती है, उसके ऊपर आप लिखेंगे कि जी ये 3 सेक्शंस हैं और इन 3 सेक्शंस में मैं क्या पॉइंट्स लिख सकती हूँ। देन स्टार्ट योर सेल्फ राइटिंग। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा इसके बारे में, मतलब इस तरह से अगर आप 3 सेक्शंस में किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो यू कैन डू, मतलब आप बहुत अच्छा लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ट्रेस द एलिमेंट ऑफ आयरनी इन जेन ऑस्टन प्राइड and prejudice. In spite of her capacity of harsh irony, the romantic spirit is very much alive in Austen. वो यहाँ पे कहता है कि इन हार्श आयरनी के बावजूद जो है, हार्श आयरनी के बावजूद जो है रोमांटिक स्पिरिट जो है वो बड़ा अलाइव रहा। यस, उसने आयरनी तो शो की लेकिन उसके अंदर रोमांटिक स्पिरिट क्या था? उसने 5 मैरिजेस दिखाई, 5 लव अफेयर्स दिखाए, ठीक है। तो दैट वाज द थिंग कि वहां पे रोमांटिक स्पिरिट काफी अलाइव रहा। जेन ऑस्टन हैज यूज्ड आयरनी एज अ पार्ट ऑफ अ नैरेटिव टेक्निक। उसने यूज किया आयरनी को, जब भी आर्ट ऑफ नरेशन आता है तो उसके अंदर नैरेटिव टेक्निक्स में उसने जो जो यूज किया उसके अंदर आयरनी इज आल्सो द पार्ट। तो जेन ऑस्टन एज अ नैरेटर, नैरेटर किसे कहते हैं? स्टोरी टेलर को, जो आपको कहानी सुनाता है, जो नरेट करता है, ठीक है। तो नरेशन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उसमें आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन आ जाता है, आयरनी है, सटायर है, डिवाइसेस है, देयर आर मेनी मेनी थिंग्स। कि एक जो राइटर है उसने स्टोरी लिखी है तो आर्ट ऑफ नरेशन में उसने
उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐसी ऐड की हैं, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। Illustrate this from her novel Pride and Prejudice. Making the following line as a point of departure, comment on the use of irony in Pride and Prejudice. It is truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be in want of a wife. वो कहता है कि एक इंसान जो कि गुड फॉर्च्यून, जिसकी पोजेशन हो गुड फॉर्च्यून, उसको वो जो है एक वाइफ के इंतजार में होता है, मस्ट बी इन वांट ऑफ अ वाइफ, यानी कि उसको एक बीवी चाहिए होती है। हालांकि पूरे नॉवल के अंदर हमने ऑपोजिट देखा कि हर खातून ये चाह रही थी कि उसके जो बेटी है उसकी शादी जो है या तो बिंगली से हो जाए या फिर डार्सी से हो जाए, क्योंकि दोनों गुड फॉर्च्यून पोजेस करते थे। यहाँ पे देखें कि मार्टिन ग्रेस डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म डिफाइंस आयरनी एज सेइंग वन थिंग व्हाइल यू मीन अनदर। इट इज अ मेथड ऑफ अचीविंग मीनिंग थ्रू अंडरस्टेटमेंट, concealment and allusion rather than by direct statement. Jane Austen is one of the most important novelists of the Romantic age. As a novelist, she defines and simplified novel, thus making it a true reflection of English life. She has a talent of describing the involvements and feeling of characters of ordinary life. Though her character she masterly behaves like a moralist, it is a common maze of literary criticism to say that irony is the staple of Jane Austen art, and so in fact it is. But it is also a special feature of the art of Jane Austen precursors as well as those who followed her. यानी कि उससे पहले वालों का भी और जिन्होंने जिन्होंने उसको फॉलो किया, यानी कि उसके बाद में आने वाले, उनका भी एक आर्ट था जिसको फॉलो करते थे. वी बिगिन विद चॉसर एंड गो विद फील्डिंग टू डिकन, George Eliot and others does make us believe that ironic vision is an essential ingredient of English temperament, and it comes naturally to all English writers. अगर हम बिगिन करें चौसर से और फील्डिंग टू डिकन्स तक हम देखें, जॉर्ज एलियट एंड अदर, तो हमें ये पता चलता है कि आयरनिक विजन जो है वो एक्चुअली एक एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इंग्लिश टेम्परामेंट, और ये जो है नेचुरली आता है टू ऑल इंग्लिश राइटर्स. In Jane Austen, irony is genial, sympathetic, and generous. In this respect, she is of the same kind as Chaucer, Shakespeare, and Fielding are. She looks at frailty as a necessary condition of life, but does not jeer at it. वो जो है मतलब जेन ऑस्टन जो है उसकी जो आयरनी है, जीनियल है, सिंपैथेटिक है, जेनरस है, और वो जो है इन दिस रिस्पेक्ट देखा जाए तो वो सेम काइंड है जैसे कि चॉसर है, शेक्सपियर एंड फील्डिंग. और वो जो है फ्रेलिटी को कैसे देखती है, एज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ लाइफ, ठीक है, बट डज नॉट जियर एट इट. लेकिन वो उस पर लैश आउट नहीं होती, ठीक है. वो बेवकूफियों को, फ्रेलिटी को, फ्राइवलिटीज को, फ्रेलिटी किसे कहते हैं, इंसान की छोटी छोटी बेवकूफियां जो इंसान पढ़े लिखे होने के बावजूद करता है. हम लोग डिफरेंट फ्रेलिटीज के अंदर पड़े होते हैं. अब वो फ्रेलिटीज को तो शो करती है, जस्ट लाइक द चॉसर. चॉसर ने क्या किया था, वो लैश आउट कभी भी नहीं हुआ, वो गुस्सा नहीं हुआ. वो कोई भी चीज अगर बताता था, इंसान की फ्रेलिटी, फ्राइवलिटीज या उसकी बेवकूफियां बताता था, लेकिन बहुत ही माइल्ड सटायर के तौर पे बताता था, ह्यूमरस वे में बताता था. बताना दोनों तरीके से होता है. एक इंसान होता है, बाज लोग इतना बुरा तंज कर देते हैं, गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन बाज लोग इतना बुरा तंज कर देते हैं कि इंसान जो है वो जो है शर्म से या तो पानी पानी हो जाता है या इंसान को गुस्सा आ जाता है कि ये कहने का तरीका नहीं था, ठीक है. और बाज औकात जो है कुछ लोग होते हैं वो इतने तरीके से इंसान की जो बेवकूफ़ी होती है उस पर एक ऐसे ह्यूमरस वे में, वाइल्ड ह्यूमरस वे में उसको बात कन्वे कर देते हैं कि बात भी कन्वे हो जाती है और जो है इंसान जो है वो रिफॉर्म भी हो जाता है. तो सेम इज द केस विद जेन ऑस्टन. वो फ्रेलिटी को एक नेसेसरी कंडीशन ऑफ लाइफ देखती थी, लेकिन उसने कभी उस पर गुस्सा नहीं किया, जियर नहीं किया. शी never lash out at it. As a critic says, Jane Austen is merely a spectator. Spectator किसे कहते हैं, देखने वाला. And does not, जो observer होता है, spectator होता है, and does not seek to interpret life, nor does she love any moral vision. ना तो वो लाइफ को इंटरप्रेट कर रही थी, मतलब उसको ये देख रही थी कि वो ये चीज फाइंड आउट करे कि वो इंटरप्रेट करे लाइफ को, ना ही वो लव को एनी मोरल विजन के तौर पे देख रही थी.
Andrew H. Wright points out that irony in her hands is the instrument of the moral vision and not a technique of rejection. एक और की पॉइंट यहाँ पे कोट है कि डब्ल्यू सॉरी एस राइट जो है वो पॉइंट करता है कि आयरनी जो है वो उसका मोरल उसके हैंड में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल विजन है, वो कोई टेक्निक ऑफ रिजेक्शन नहीं है। टेक्निक ऑफ रिजेक्शन ये कहते हैं कि भाई जब हम ट्रेडिशन को अचानक से रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, बाज़ औक़ात हम या फिर एक जो सोसाइटी है उसके अंदर कोई इवल होता है, एक सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी बुरी ट्रेडिशन होती है जो कि प्रिवेल कर जाती है और अचानक से एक राइटर आता है और वो कहता है, वो बगावत कर देता है या वो उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है। आयरनी इन फैक्ट is the very soul of Jane Austen's novel. One can find all type of irony in her novel. Pride and Prejudice, it has an irony of situation, irony of character, irony of diction, and irony of dialogue. और अगर Pride and Prejudice में देखें तो there are different types of irony, जिसमें हम irony of situation, character, diction, dialogue, dramatic irony भी है इसके अंदर, verbal irony भी है, इंसान कहता कुछ है हो कुछ और जाए, उसको verbal irony कहते हैं। There is irony in the very first sentence of the novel. It is a truth universally acknowledged that a single man in possession is in a good fortune must be in want of a wife. The first half of this sentence suggests that some great universal truth is the subject of the novel. But there is an ironic deflation in second half when this truth is found to be concerned with common social problem, marriage. And again, it is not a young man, but ladies who are in want of husband having good fortune. Jane Austen writes about Mrs. Bennet. The business of her life was to get her daughters married. Its solace was visiting and news. और उसका जो solace था वो visiting और news था. Here, ironic implication is that she is not likely to show much discrimination about the young man they choose as their husband. और यहाँ पे आयरनिक इम्प्लीकेशन ये है कि वो शी इज नॉट लाइकली टू शो मच डिस्क्रिमिनेशन अबाउट यंग मैन, कि वो जो है यंग मैन के बारे में कोई डिस्क्रिमिनेशन शो नहीं कर रही थी। दे चूज एज देयर हस्बैंड, जो कि उसको वो यानी कि खवातीन जो है जिनको वो एज देयर हस्बैंड चूज करती हैं। अनदर एग्जांपल ऑफ आयरनी इज फाउंड इन द वर्ड्स ऑफ मिस्टर बेनेट अबाउट मिस्टर विकम, ही इज एज फाइन एज फेलो एज एवर आई सॉ। वो कहता है कि इतना फाइन एज फेलो है जैसा कि मैंने, यानी कि जैसे he simpers and smirks and makes love to us all. I am prodigiously proud of him. I defy even Sir William Lucas himself to produce some more valuable son-in-law. जब विकम जो है लिडिया के साथ उसकी शादी होती है तो कुछ मिस्टर बेनेट के इस तरह के अल्फाज होते हैं कि भाई वो अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, मुझे उससे बड़ा, मैं बहुत प्राउड ऑफ हिम हूँ। आई डिफाई इवन सर विलियम लुकास हिमसेल्फ, कि वो कहता है कि यहाँ तक कि मैं मिस्टर सर विलियम लुकास जो है उसको चैलेंज करता हूँ कि भाई तुम एक ऐसा सन इन लॉ प्रोड्यूस करके दिखाओ जैसा कि मेरा है, यानी कि मेरा सन इन लॉ ज्यादा अच्छा है। तो दैट इज द आयरनी। हालांकि विकम जो है वो एक इवल माइंडेड इंसान था, वो एक फ्लर्टियस इंसान था जिसके बारे में जो है Mr. Bennet इस तरह कह रहे थे। In order to relish the irony in these words, we have only to remind ourselves that valuable son-in-law of Sir William Lucas is none as but affected as Mr. Collins. और विलियम लुकास का जो सन इन लॉ था, अगर हम देखें in order to relish the irony in these words, तो हमें we have only remind ourselves कि वो जो valuable son-in-law था ऑफ सर विलियम लुकास वो कोई और नहीं था बल्कि मिस्टर एस कहते हैं गधे को, ठीक है, मिस्टर कॉलिन जो है, मिस्टर कॉलिन एज अफेक्टेड एज मिस्टर कॉलिन, कि वो जो है मिस्टर कॉलिन था जो कि बिल्कुल ही एक कॉमिक कैरेक्टर था। एट आयरनिक लेवल दिस नॉवल प्रेजेंट्स अ कंट्रास्ट बिटवीन इंट्रिकेसी एंड सिंप्लिसिटी। ठीक है, इंट्रिकेसी और सिंप्लिसिटी मतलब एक कंट्रास्ट है मुश्किल और आसानी के दरमियान। Elizabeth and Darcy intricacy is set against Jane and Bingley's simplicity. और इन दोनों की जो इंट्रिकेसी थी, आपस का तजाद जो था, वो उसको कंपेयर किया गया जेन एंड बिंगली और बिंगली सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, इस ये जो आपको नजर आ रहा है ना, इस पैराग्राफ की जो थीम है ना, दैट इज इंट्रिकेसी एंड सिंप्लिसिटी।
अब हेडिंग्स तो अलाउड नहीं है ना, लेकिन आप हाईलाइट कर सकते हैं चीजों को, मार्कर यूज करें। जैसे यहाँ पे आप देखें इस पूरे पैराग्राफ की जो थीम है दैट इज बेसिकली इंट्रिकेसी एंड सिंप्लिसिटी। आपने इस तरह से बेटा इसको जो है ना हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, हाईलाइट मीन्स के आप मार्कर यूज करेंगे, ब्लू कलर का मार्कर, ब्लू बॉल पेन एंड ब्लू मार्कर, ब्लैक मार्कर कोई नहीं यूज करेगा। ठीक है, सारे पेपर की शो खत्म हो जाती है उससे। ब्लू मार्कर एंड ब्लू बॉल पेन, और उसके साथ ये जैसे लिखा हुआ ना यहाँ पे इंट्रिकेसी एंड सिंप्लिसिटी, तो इसको आपने ब्लू मार्कर के साथ हाईलाइट कर देना। तो फिर हमने क्या देखा कि उसमें मेन कैरेक्टर्स क्या थे, एलिजाबेथ एंड डार्सी की इंट्रिकेसी किसके साथ थी, बिंगली की, जेन एंड बिंगली सिंप्लिसिटी। The first two have depth, but their depth involves them in danger of pride and prejudice. फर्स्ट टू यानी कि एलिजाबेथ डार्सी जो है उनके दरमियान में डेप्थ तो थी, लेकिन उनकी जो डेप्थ थी वो इन्वॉल्व कर देती है उनको डेंजर ऑफ प्राइड एंड प्रेजुडाइज। इंसान जब बहुत ज्यादा ख्यालात की दुनिया में रहता है ना, और बहुत ज्यादा हम हर किसी को एसेस करना शुरू कर देते हैं, तो फिर इसी तरह होता है। तो कोशिश करें बेटा, कोशिश करें। ये हदीस में है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाहिर पर मामला करो। जब हम बहुत ज्यादा बात की टो में पड़ जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मसले क्रिएट हो जाते हैं। मसले तो बहुत बात की बात है, पहले हमारा अपने दिमाग का जो सुकून होता है ना वो खत्म हो जाता है। तो अगर कोई आपको कह दिया ना किसी ने सॉरी कि भाई मैं आइंदा नहीं करूंगा, उसको माफ कर दिया, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ना जाहिर पे मामला करो, उसकी टो में ना बढ़ेंगे या आइंदा करेगा कि नहीं करेगा या ये है वो है। तो सेम इज द केस, हमारी सिंप्लिसिटी और हमारी इंट्रिकेसी दोनों ही हमारी नेचर का हिस्सा होते हैं। द सेकंड कपल हैज सिंप्लिसिटी एंड दिस सिंप्लिसिटी टर्न्स टू बी अ वर्च्यू। और इसी तरह ये जो सेकंड कपल था उसके अंदर बहुत सिंप्लिसिटी थी, और सिंप्लिसिटी एक्चुअली टर्न किस में करती है, वर्च्यू के अंदर करती है। द आयरॉनिक इम्प्लीकेशन इज दैट दे आर म्यूचुअली इनकम्पैटिबल। और आयरनिक इम्प्लीकेशन क्या थी कि वो दोनों म्यूचुअली इनकम्पैटिबल है। उसके बाद आगे देखते हैं। The most of the event situation dialogue of Pride and Prejudice and ironic slat can be seen when perceived properly. अब यहाँ पे देखें, इस पैराग्राफ का जो थीम है ना वो ये है, सिचुएशन, इवेंट सिचुएशन, आयरनी इन इवेंट सिचुएशन एंड डायलॉग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Darcy remarks about Elizabeth, she is not handsome enough to tempt me, but we see that soon he is enamored by her enormous eyes and blue blush on her cheeks। ठीक है, बाद में वो उससे बड़ा इंस्पायर हो जाता है। Elizabeth quite emphatically tells Colin that she is not the type of girl who reject first proposal and accept the same second time। एलिजाबेथ साफ उसको बता देती है कि वो ऐसी लड़की नहीं है जो पहली दफा रिजेक्ट करे फर्स्ट प्रपोजल को और बाद में वो सेकंड टाइम जो है उसी को एक्सेप्ट कर ले, बट वी सी दैट दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी डज इन केस ऑफ डार्सी। लेकिन बाद में डार्सी के मामले में डार्सी उसको सेकंड टाइम जब प्रपोज करता है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है। Elizabeth, who feels pride in her power of perception and often reprimands Jane for her blindness to the realities of life, is herself blinded by her prejudice, sorry. She fails to understand Wickham's duplicity। अब ये एलिजाबेथ जो है उसको बड़ा नाज था किसके ऊपर, अपनी पावर ऑफ परसेप्शन के ऊपर। तो वो फेल हो जाती है कि वो अंडरस्टैंड करे विक्रम की डुप्लिसिटी। सिमिलरली डार्सी ऑलवेज थॉट दैट ही वाज सच अ जेंटलमैन, but his proposal to Elizabeth is quite ungentle, manly. Wickham is graceful to look at, polished and refined in his manner, but at heart he is unredeemed villain। देखने में वो बड़ा ग्रेसफुल था, पॉलिश था, रिफाइंड इन हिज मैनर था। अब देखें ये सटायर के अंदर भी ये सारे पॉइंट्स आ सकते हैं, बट एट हार्ट वो क्या था, अनरिडीम्ड villain था, sorry। The Bingley sisters and Lady Catherine de Bourgh hate the Bennets for their vulgarity, but they are themselves victim of vulgarity। ठीक है, वो बेनेट फैमिली से क्यों नफरत करते थे, उनकी वल्गैरिटी की वजह से। लेकिन दोनों ही जो बिंगली सिस्टर्स थी और लेडी कैथरीन डी बॉस थे, ये दोनों ही क्या थे, ये सब ये खुद भी वल्गैरिटी का हिस्सा ही थे, वल्गर ही थे। जेन ऑस्टन कंक्लूड दैट गुड मैनर्स आर नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ अपर क्लास पीपल ओनली। सिर्फ अपर क्लास लोग जो होते हैं वो सोफिस्टिकेटेड बिहेव नहीं करते, बल्कि द फैक्ट इज दैट देयर आर इनकॉन्ग्रेटिज एंड कॉन्ट्रडिक्शंस इन ह्यूमन नेचर।
फैक्ट ये है कि इंसान की नेचर के अंदर इनकॉन्ग्रेटीज और कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, एंड जेन ऑस्टन क्वाइट amusedly portrays them for amusement and moral education of the reader. और फैक्ट क्या है कि इसके अंदर इनकॉन्ग्रेटीज है, कॉन्ट्रडिक्शंस है ह्यूमन नेचर, और जेन ऑस्टन जो है वो क्वाइट amusedly, अम्यूज किसे कहते हैं, मजा लेना, ठीक है, और अम्यूज करना यानी कि आपको किसी चीज के अंदर एक मजा आना, और वो क्या करती है, अम्यूजली पोर्ट्रे करती है फॉर द अम्यूजमेंट एंड मोरल एजुकेशन ऑफ द रीडर, कि वो जो है रीडर की अम्यूजमेंट के लिए भी और उसकी मोरल एजुकेशन के लिए, कि रीडर जो एंजॉय भी करे और मोरली एजुकेट भी हो. Jane Austen uses irony in diction and dialogue. अब diction and dialogue, irony in diction and dialogue की बात आ रही है, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कीजिए. Even a single word adds ironic dimension to the whole speech. Miss Caroline Bingley writes to Jane, if you are not so compassionate as to dine today with Loisa and me, we shall be in danger of hating each other for the rest of our life. अब यहाँ पे मिस कैरोलिन बिंगली जो है वो जेन को कहती है कि भाई यहाँ पे आयरनी है डिक्शन और डायलॉग में, कि वो जो मिस कैरोलिन बिंगली जो है वो जेन को खुद इनवाइट करती है और वो कहती है कि भाई इफ यू आर नॉट सो कंपैशनेट, कि भाई अगर तुम हमारे घर ना आई टू डाइन विद लॉयसा एंड मी, यानी कि हम दोनों के साथ, वी शैल बी इन डेंजर ऑफ हेटिंग ईच अदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, तो शायद हम हमेशा के लिए एक दूसरे से नफरत करने लग जाएंगे, ठीक है, यानी कि जेन से शायद वो लोग नफरत करने लग जाएंगे. वन कैन ओनली relish the irony in the above line after reading the whole novel. Jane Austen's irony is a source of rich comedy as well. She describes the incongruities of characters and manner in such a way it becomes a source of humor. For example, the vulgarity of Mrs. Bennet and Lady Catherine de Bourgh is a source of mirth in novel. The actions, dialogue, and speeches of foolish Collins are a source of humor. Finally, we can conclude that Jane Austen's use of irony is superb, and it is a source of great humor. But like Chaucer, Jane Austen's irony is not tinged with any bitterness, or does it reflects her cynicism. It is amusing, but it is not just verbal wit for local entertainment. She only presents the incongruities generally found in human beings and wants to reform them without expressing her dislike for them. This irony in her hands is the instrument of moral vision and not a technique of rejection. तो irony जो है actually उसके हाथ में वो क्या था, moral vision था, कोई टेक्निक नहीं थी. यहाँ पे points to remember हैं. अब ये देखें, आउटलाइन बनी हुई है, 9 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स की उन्होंने आउटलाइन बनाई है, और इन 9 पॉइंट्स को उसने जो है, जो सर हैं उन्होंने बहुत तरीके से एलिब्रेट किया. जिसने भी ये बुक लिखी है, सर मुनव्वर अहमद सईद की है ना, सर ने बड़े तरीके से ये लिखा हुआ है, और मुझे इस वजह से ये बुक बहुत ज़्यादा पसंद है. इस बुक से तैयारी नहीं की थी, लेकिन अपने स्टूडेंट्स के लिए मैंने मार्केट में जाके ये किताब खुद सेलेक्ट की थी. द रीज़न ये आउटलाइन, ठीक है, आउटलाइन बनाना सीखें बेटा. आउटलाइन बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है. और सेम इज द केस अगर आपने अपनी लाइफ भी ऑर्गेनाइज करनी है ना, सबसे पहले स्केड्यूल डिज़ाइन करें. मैंने करना क्या, अपने एम्स जो है उनकी आउटलाइन बना लें, देन फिर एक एक को उठाएं और ख़त्म करें, फिर दूसरा उठाएं, फिर उसको ख़त्म करें. इस तरह करते करते स्टेप बाय स्टेप इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है. ठीक है, सबसे पहले अपनी ज़िंदगी की आउटलाइन डिफाइन करें, और इस तरीके से जब आप अपनी डेली की आउटलाइन डिफाइन करेंगे, स्पेशली अब आपको तो खैर इंग्लिश लिटरेचर के थ्रू मैं आउटलाइन बनाना सिखा रही हूँ, बेटा ये आउटलाइंस बनाना सीखिए. ठीक है, आउटलाइन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, चाहे वो फिर इंग्लिश लिटरेचर हो, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के डिफरेंट टास्क हो, मेक एन आउटलाइन. ठीक है, चौकटा बनाना बड़ा ज़रूरी होता है कोई भी